नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ। ये जो कोर्स है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स का, जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था इलास्टिक जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस टेंसर होता है और स्ट्रेन टेंसर्स होते हैं। इनके कंपोनेंट्स देखे थे, कौन से कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या इलास्टिक कांस्टेंट्स है और इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशंस है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट वो होते हैं जो इलास्टिक जो स्ट्रेस टेंसर है और स्ट्रेन टेंसर है, इनका जो रिलेशन दिखाते हैं उनको हम इलास्टिक कांस्टेंट्स कहेंगे। और हम इन कांस्टेंट्स को जानेंगे हमारे इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस के द्वारा। तो पहले तो मानते हैं हम जो मटेरियल्स हम स्टडी करेंगे वो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स है। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स यानी जो मटेरियल्स जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ किसी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती, या जो जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ उनके डायरेक्शन और ओरिएंटेशन का फंक्शन नहीं होती, इसी मटेरियल्स के बारे में हम देखेंगे। तो मान लेते कि हमारे पास एक मेंबर है और इस मेंबर को हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इस ये मान के चलते हैं और हम फोर्स लगाते हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग। जब हम ये टेंसाइल फोर्स लगाएंगे एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो ये मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएगी या मटेरियल इलोंगेट होगा एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये हमने देखा था। और ये जो अभी हम दिखाएंगे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस मेंबर का। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारा जेड वाई प्लेन है। तो इस जेड वाई प्लेन में हम देखेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे कि जब हम मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं तो एक इलोंगेशन होगा, तो उसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। और अगर हमारा मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो ये जो स्ट्रेन्स इस जेड वाई प्लेन में डेवलप होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे या सेम रहेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जेड डायरेक्शन में एक स्ट्रेन डेवलप होगा एप्सिलॉन 33 और वाई डायरेक्शन में डेवलप होगा, उसको कहेंगे एप्सिलॉन 22। ये जो स्ट्रेन्स है ये हमारे सारे नॉर्मल स्ट्रेन्स है, क्योंकि हम यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेन्स डेवलप होंगे वो भी नॉर्मल स्ट्रेन्स ही डेवलप होंगे, वो लॉन्जिट्यूडनल रहे या हमारे लैटरल स्ट्रेन रहे। तो अगर हम इलास्टिक कांस्टेंट्स अगर देखेंगे तो हमारे पास कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स है। हमारे पास दो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने देखे थे, एक यंग्स मॉडुलस और एक पोसॉन्स रेशो। तो हमने पोसॉन्स रेशो को इस तरह से डिफाइन किया था, फिर से हम लिख लेते हैं उसका डेफिनेशन। पोसॉन्स रेशो को हमने डिफाइन किया था कि लैटरल स्ट्रेन का रेशो उसके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से। तो ये हमारा डेफिनेशन होगा पोसॉन्स रेशो का। तो ये डेफिनेशन अभी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं जब हमारे पास यूनिएक्सियल टेंशन है और ये जो स्ट्रेन्स डेवलप होंगे फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स ये सेम रहेंगे, यानी एप्सिलॉन 33 और एप्सिलॉन 22 ये समान होने चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो एप्सिलॉन 11 यानी जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेस है 11 डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग सिग्मा 11 अपॉन ई, ये यंग्स मॉडुलस है हमारा। और हम एप्सिलॉन 33 और एप्सिलॉन 22 को इसके द्वारा लिख सकते हैं। तो हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन 11 है और लैटरल स्ट्रेन्स जो है हमारे एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 33 है। तो एप्सिलॉन 33 और एप्सिलॉन 22 को हम इस डेफिनेशन के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन 11, और फिर एप्सिलॉन 11 को हम रिप्लेस करेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा 11 अपॉन ई। तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 33 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 22 इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा 11 अपॉन ई। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अभी हम देखते हैं कि एक 3D स्ट्रेस स्टेट है। 3D स्ट्रेस स्टेट में हम मानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, यानी हमारे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारे नॉर्मल स्ट्रेन्स को ही डेवलप कर सकते हैं, और जो शेयर स्ट्रेसेस है वो शेयर स्ट्रेन्स को ही डेवलप कर सकते हैं। यानी नॉर्मल स्ट्रेन से हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन्स मिलेंगे और शेयर स्ट्रेसेस से हमको सिर्फ शेयर स्ट्रेन से मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ये केस है तो मान लेते हैं हमारे पास 3 स्ट्रेसेस है। अगर हमने यूनिएक्सियल स्ट्रेस में सिग्मा 11 ही अप्लाई किया था, अभी हम 3 स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, 3 नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, सिग्मा 11, सिग्मा 22 और सिग्मा 33।
अगर ये 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस है तो ये 3 नॉर्मल स्ट्रेंस को डेवलप करेंगे हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3 स्ट्रेंस डेवलप होंगे, एप्सिलॉन 11, एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 33। हमने अभी देखा कि अगर मैं सिग्मा 11 अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन 11 आएगा, तो उसका वैल्यू जो रहेगा वो सिग्मा 11 अपॉन ई रहेगा। अगर मैं सिर्फ सिग्मा 22 अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन 22 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मेरे पास एप्सिलॉन 22 की वैल्यू आएगी सिग्मा 22 अपॉन ई। अगर मैं सिर्फ सिग्मा 33 अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन 33 की वैल्यू आएगी सिग्मा 33 अपॉन ई। तो ये मेरे नॉर्मल स्ट्रेसेस से मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेंस डेवलप हो गए। पर अगर जब मैं सिग्मा 11 अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास लैटरल स्ट्रेंस भी डेवलप होंगे। तो अगर मैं सिर्फ सिग्मा 11 अप्लाई, अगर मैं सिग्मा 22 अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास लैटरल स्ट्रेन जो एप्सिलॉन 11 डेवलप होगा वो इस तरह से होगा, माइनस म्यू सिग्मा 22 अपॉन ई। तो इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे पोसॉन्स रेशो, पोसॉन्स की डेफिनेशन से ऐसे आएगा, ये आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो मैं एप्सिलॉन 22 को सिग्मा 22 अपॉन ई लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से जब मैं सिग्मा 33 अप्लाई करता हूँ तो लैटरल स्ट्रेन जब एप्सिलॉन 11 डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा, जो म्यू माइनस म्यू इंटू सिग्मा 33 अपॉन ई आएगा। सिमिलरली मैं अगर सिग्मा 11 अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन 22 जो लैटरल स्ट्रेन डेवलप होना चाहिए वो इस तरह से आएगा, माइनस म्यू सिग्मा 11 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 33 अपॉन ई, जब मैं सिग्मा 33 अप्लाई कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं सिग्मा 11 और सिग्मा 22 अप्लाई करूँगा तो एप्सिलॉन 33 इस तरह से डेवलप होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम तीनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंस क्या रहेंगे? तो स्ट्रेंस इस तरह से आएंगे। अगर मैं इन तीनों स्ट्रेंस को एप्सिलॉन 11 डायरेक्शन यानी 11 डायरेक्शन के अलॉन्ग ऐड करूँगा, समेशन करूँगा, तो मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड करूँगा। तो ये स्ट्रेंस में अगर ऐड करूँगा तो मुझे ये एक आइडेंटिटी मिलेगी, जो मुझे टोटल स्ट्रेन मिलेगा एप्सिलॉन 11। अगर मैं सिग्मा 11, सिग्मा 22 और सिग्मा 33 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एप्सिलॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सिग्मा 11 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33, इस तरह से आएगा। सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 33 निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास ये आइडेंटिटीज़ आएंगी एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 33 की। अभी हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेसेस है, ये स्ट्रेसेस क्या है? स्ट्रेसेस जो हमने अप्लाई किए हमें नॉर्मल स्ट्रेंस मिले। तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस हमें दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड नॉर्मल स्ट्रेंस। ये हमारे पास सारे नॉर्मल स्ट्रेंस है और ये जो सारे स्ट्रेंस है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेंस है। तो अगर इनको मान लेते हैं हम 1, 2 और 3 इक्वेशंस, तो हम इन तीनों का ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 आएगा। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी 1 अपॉन ई, यानी 1 अपॉन ई कॉमन निकल जाएगा। ये आएगा सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33। ये माइनस यहाँ पे देखेंगे आप, सिग्मा 11 2 बार आ रहा है, सिग्मा 22 2 बार आ रहा है और सिग्मा 33 2 बार आ रहा है। तो ये आ जाएगा -2 इंटू म्यू इंटू सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी सिग्मा एम, जो मीन स्ट्रेस हमने देखा था, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33 अपॉन 3। तो अगर मैं ये सिग्मा 11, सिग्मा 22 और सिग्मा 33 का एडिशन जो है उसको मैं मीन स्ट्रेस से अगर रिप्लेस करूँगा तो मैं इस तरह से कुछ कर पाऊँगा, यानी ये मेरे पास मीन स्ट्रेस है। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मैं मीन स्ट्रेस से रिप्लेस करूँगा इस इक्वेशन के द्वारा। तो मेरे पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 सिग्मा एम और यहाँ पे ये भी एडिशन को मैं लिख सकता हूँ 3 सिग्मा एम। अभी हम देखते हैं, जब मैं नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहा हूँ तो हमने देखा था, यानी हाइड्रोस्टैटिक जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखा था, हमने देखा था इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम तीनों स्ट्रेन्स को हम ऐड करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन्स को, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे, ये टर्म है
तो ये जो एडिशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंस है ये मुझे देता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम लिख लेते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस था वो वॉल्यूम चेंज करता था, ये हमने देखा था। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे इसको, तो ये 3 सिग्मा एम हम बाहर निकाल लेंगे इस टर्म से, तो हमारे पास 3 सिग्मा एम अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये टर्म मेरे पास आ जाएगी ऐसे। तो अगर हम देखेंगे ये इस आइडेंटिटी को, इस इक्वेशन को अच्छे से, तो मेरे पास क्या है, स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक टर्म है सिग्मा एम और ये टर्म है, इसको मैं पूरे इस टर्म को मैं मान लेता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं मान लेता हूँ 1 अपॉन के। तो हमें मिल रहा है कि एक रिलेशन मिल रहा है स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन, और इन स्ट्रेन और स्ट्रेस के रिलेशन को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। उस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूँ बल्क मॉडुलस। तो ये हो जाएगा मेरा के बल्क मॉडुलस, और के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू मेरी आएगी ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये एक अदर मटेरियल कांस्टेंट हो गया, एक अनादर मटेरियल कांस्टेंट हो गया। मटेरियल कांस्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास एक 2 कांस्टेंट है ई और म्यू। तो इससे मैं एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ, जो कांस्टेंट किसको रिलेट कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू स्ट्रेस को। तो ये एक मेरे पास एक कांस्टेंट हो गया। तो अभी हम देखेंगे इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जब आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। हमने नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए दिखा था, अभी शेयर स्ट्रेसेस के लिए देखते हैं और शेयर स्ट्रेंस के बारे में जो रिलेशन आता है शेयर स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेंस का। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है। हमने देखा था कि शेयर स्ट्रेस रिजल्ट्स ओनली इन शेयर स्ट्रेंस, यानी शेयर स्ट्रेस सिर्फ शेयर स्ट्रेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिजल्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस कौन से हैं, हमारे पास अगर स्ट्रेस टेंसर देखेंगे तो हमारे पास ये शेयर स्ट्रेसेस है, ये 3 इंडिपेंडेंट शेयर स्ट्रेसेस है, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 1 3, जो प्रोड्यूस करेंगे मेरे शेयर स्ट्रेंस गामा 1 2, गामा 2 3 और गामा 1 3। तो गामा 1 2 का सिंपल रिलेशन है 1 अपॉन जी इंटू सिग्मा 1 2, जहाँ पे जी जो है वो मैं शेयर मॉडुलस है कि ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। इसका जो अगर कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे वो शेयर मॉडुलस के द्वारा डिफाइन करेंगे। ये एक अनादर इलास्टिक कांस्टेंट है। तो गामा 2 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन जी सिग्मा 2 3, और गामा 1 3 1 अपॉन जी सिग्मा 1 3, जी जहाँ पे मेरा शेयर मॉडुलस है। इसको मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो मेरी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए मैं जी कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस को कंसिडर करता हूँ जब। तो शेयर स्ट्रेन जब मैं स्ट्रेन टेंसर के बारे में देखता हूँ, जो ये हमने देखा था कि ये शेयर स्ट्रेन जब मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जब स्ट्रेन टेंसर जो कंपोनेंट है वो मेरा एप्सिलॉन आई जे रहेगा, और एप्सिलॉन आई जे आपको पता है कि वो हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेन रहता है। यहाँ पे हमें पता है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ये अगर मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेन टेंसोरियल जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जी सिग्मा 1 2, उसी तरह से मैं एप्सिलॉन 2 3 और एप्सिलॉन 1 3 उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस जो शेयर स्ट्रेसेस है उससे के साथ एक रिलेशन लिख सकता हूँ। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये आइडेंटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने देखे, ई म्यू जी और के। तो के का रिलेशन हमने देखा ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर के इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि के इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये डिपेंडेंट है ई और म्यू के हिसाब से। अगर मुझे ई और म्यू पता है तो मैं के निकाल सकता हूँ, तो के इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, तो हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट है जिसमें हमने देखा था के तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि के का रिलेशन मैं ई और म्यू के हिसाब से निकाल सकता हूँ। तो जी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है कि नहीं ये हम देखते हैं, तो हमें जी और ई का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस में ई और जी का रिलेशन क्या है, यानी यंग्स मॉडुलस ई और शेयर मॉडुलस जी का रिलेशन क्या है। ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, एक हम कंसिडर करते हैं 2D स्ट्रेस स्टेट। 2D स्ट्रेस स्टेट यानी एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम एक एलिमेंट मार्क कर लेते हैं और एक सिंपल स्ट्रेस स्टेट हम इस्तेमाल करते हैं
जहाँ पे बायएक्सियल स्ट्रेस स्टेट इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है। पर यहाँ पे मैं इस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ, जो सिग्मा एक्स है वो टेंशन है और सिग्मा वाई ये कॉम्प्रेशन में है। मान लेते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ नेचर डिफरेंट है, एक टेंशन है कॉम्प्रेशन है, तो सिग्मा वाई को लिख रहा हूँ मैं माइनस सिग्मा और सिग्मा एक्स को लिख रहा हूँ सिग्मा। तो हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखा था जब हम मोर्स सर्कल के बारे में बात कर रहे थे। तो हम अगर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन लिखेंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/e सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई। यहाँ पे सिग्मा जेड 0 है, तो ये टर्म इस तरह से हम लिख पाएंगे। अगर मैं सिग्मा एक्स को सिग्मा से रिप्लेस करूंगा और सिग्मा वाई को माइनस सिग्मा से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी और मैं इस तरह से कुछ लिख पाऊंगा एप्सिलॉन एक्स को सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू। अभी एप्सिलॉन वाई को हम लिखते हैं, एप्सिलॉन वाई क्या होगा, हमारा नॉर्मल स्ट्रेन होगा जो सिग्मा वाई से डेवलप होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1/e सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स। यहाँ पे सिग्मा जेड 0 होगा, तो इस तरह से यानी अगर आप देख सकते हैं सिग्मा एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/e सिग्मा एक्स से डेवलप हो रहा है और ये कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा जब ये सिग्मा एक्स लैटरल स्ट्रेन रहेगा। तो इसमें हमारा सिग्मा जेड 0 है क्योंकि हम 2D स्ट्रेस स्टेट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ अगर रखूँगा सिग्मा वाई की माइनस सिग्मा और सिग्मा एक्स की सिग्मा, तो मेरे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी एप्सिलॉन वाई माइनस सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस म्यू। अगर आप देखेंगे ये दो टर्म एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई, तो ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन यानी जो नेचर है वो अलग है। ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास निगेटिव है, तो मैं इसको एक क्वांटिटी से रिप्लेस करूँगा एप्सिलॉन से ही, और ये जब एप्सिलॉन है तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन। तो अब अगर हम मोर्स सर्कल ड्रॉ करेंगे, मोर्स सर्कल में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे मैं सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट करता हूँ और वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस प्लॉट करता हूँ, ये हमने देखा था। अगर हम इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को यहाँ पे प्लॉट करते तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव है सिग्मा यानी सिग्मा एक्स यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, और एक निगेटिव है यहाँ पे सिग्मा वाई जो है ये निगेटिव है, तो ये माइनस सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा। और मैं मोर्स सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक प्लेन मिलेगा, ये प्लेन जहाँ पे मेरा सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर कहते हैं। और ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर यानी टाउ मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी रेडियस ऑफ मोर्स सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोर्स सर्कल यहाँ पे रहेगा सिग्मा, ये जो रेडियस है ये सिग्मा है, तो टाउ मैक्स की वैल्यू भी मुझे सिग्मा मिलेगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस 0 रहेंगे, 0 रहेंगे, और ये प्लेन होगा मेरा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर अगर मैं प्लॉट करूँगा मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, अगर मेरा ये इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो मेरा एलिमेंट इस तरह से आएगा जहाँ पे सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, और ये इस तरह से ओरिएंट रहेंगे मेरे ओरिजिनल एक्सिस से 45 डिग्रीज अपार्ट। यानी हमने देखा था यहाँ पे 90 डिग्री अपार्ट है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली रियलिटी में 45 डिग्री अपार्ट रहेंगे। और इस स्ट्रेस जो रहेगा, जो शेयर स्ट्रेस रहेगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये रहेगा सिग्मा, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देखा है। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ प्योर शेयर। और जो शेयर स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेन के हमने रिलेशन देखा था लास्ट टाइम, तो ये मैं इसको गैमा डैश एक्स वाई लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स डैश वाई डैश के रेफरेंस से बात करूँगा। तो ये गैमा डैश एक्स वाई जो शेयर स्ट्रेन रहेगा, ये शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा शेयर मॉडुलस के द्वारा, तो ये रिलेशन में लिख सकता हूँ, और इसको मैं टाउ को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा सिग्मा से। तो अभी ये रिलेशन आपको याद रखना है, गैमा डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 1/g इंटू सिग्मा, ये हम आगे चलेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमें यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का रिलेशन निकालना है, तब हम ये मोर सर्कल कंसिडर किया था, मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। और एक चीज़ होती है मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेन भी होता है। तो मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मल स्ट्रेन्स प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम शेयर स्ट्रेन्स प्लॉट करते हैं। तो हमें मिला था हमारे कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेन क्या था, एक एप्सिलॉन था जो एप्सिलॉन एक्स था, और माइनस एप्सिलॉन था जो एप्सिलॉन वाई था। तो मेरे पास ये दो नॉर्मल स्ट्रेन्स थे। अगर मैं मोर सर्कल प्लॉट करता हूँ ये सेंटर पकड़ के,
तो मेरे पास ये मोर्स सर्कल मिलेगा, ये मोर्स सर्कल ऑफ स्ट्रेन कहते हैं। और ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन 0 रहेगा, यानी ये हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन डैश एक्स वाई। और एप्सिलॉन डैश एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये भी आएगी एप्सिलॉन, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये मोर्स सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, तो ये भी वैल्यू हमें एप्सिलॉन मिलेगी। तो मेरे पास एप्सिलॉन डैश एक्स वाई आएगा एप्सिलॉन, और हम एप्सिलॉन डैश एक्स वाई को लिख सकते हैं गामा डैश एक्स वाई अपॉन 2, क्योंकि ये टेंसोरियल क्वांटिटी है, इसको हम शेयर स्ट्रेन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस यानी शेयर स्ट्रेन के आधे रहती है, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू गैमा डैश एक्स वाई अपॉन 2। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि गैमा डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जी इंटू सिग्मा, तो हम जब ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जी इंटू सिग्मा। हम ये दो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। और हमने इससे ये निकाला था, ये मोर्स सर्कल से हमने निकाला था कि एप्सिलॉन एक्स एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू हमने लिखा था एप्सिलॉन, तो हम एप्सिलॉन को इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 प्लस म्यू। अभी मेरे पास एप्सिलॉन दो तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और ये हो गया यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये मैंने प्रेजेंट किया है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर मॉडुलस। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी और मैं G का और E का रिलेशन निकाल पाऊंगा। तो मेरे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमारे पास ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स थे, E, म्यू, G और K। हमने देखा था कि K तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या G इंडिपेंडेंट है? तो G भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं G को E और म्यू के द्वारा प्रेजेंट कर सकता हूँ या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ही इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, E और म्यू। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट हमेशा आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल्स के लिए ही ये वैलिड है। तो मेरे पास दो कांस्टेंट्स है, और अगर मुझे दो कांस्टेंट्स पता है तो मैं बाकी के ये 4 कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो म्यू है, पोसॉन्स रेशियो है, इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है किसी भी मटेरियल के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दो एक्सट्रीम केस हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस अप्लाई किया था तो वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मिला था। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होना चाहिए। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि जहाँ पे हमें कोई लैटरल कॉन्ट्रैक्शन ना मिले, यानी पोसॉन्स रेशियो जो लैटरल स्ट्रेन है वो 0 रहे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब 0 रहेगा तो हमने देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा एम। ये हमने डिराइव किया था। अगर हम इसको 0 मान के चलते तो हम देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है अगर वो 0 नहीं है और हमारा इलास्टिक कांस्टेंट अगर 0 नहीं है तो जो पॉसिबल वैल्यू है ये 1 माइनस 2 म्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू मुझे मिलती है 0.5। तो मेरे पास ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू की। और दूसरा कंडीशन, मेरे पास दूसरा रिलेशन ये था G इज इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। हमें पता है अगर कोई मटेरियल है हमारे पास तो शेयर मॉडुलस और शेयर स्ट्रेंथ पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर G और E पॉजिटिव है तो G अपॉन ई ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी -1 से वो बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो मेरे पास म्यू की दो वैल्यूज़ आ गई। ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस को मैंने कंसिडर किया तब। तो म्यू की वैल्यू कोई भी मटेरियल के लिए इस डोमेन में लाई करती है, यानी -1 से बड़ी और 0.5 से छोटी। तो ये मेरी म्यू की वैल्यूज़ हो गई किसी भी आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो जानते हैं अभी डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पे मार्क किए और उसके पोसॉन्स रेशो मैंने मार्क किए। तो हमने देखा था कि रबर की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0.499 की आ रही है, और कॉर्क की वैल्यू मैंने यहाँ पे मार्क की है जो 0 है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। तो जब पोसॉन्स रेशो की वैल्यू 0.5 तक पहुँचती है तो हम इसको कहते हैं
कॉम्प्रेसिबल, यानी मटेरियल कॉम्प्रेसिबल नहीं हो रहा है। और जब म्यू की वैल्यू शून्य रहती तो इसका मतलब क्या है, हमने म्यू को डिफाइन किया था लैटरल स्ट्रेन, यानी लैटरल स्ट्रेन को मैं मान लूँगा ε3 थी यहाँ पे और ε11। इसका मतलब क्या है, म्यू की वैल्यू शून्य है तो लैटरल स्ट्रेन जो डेवलप होगा ε33 वो शून्य होना चाहिए, यानी मेरा मटेरियल कोई लैटरल स्ट्रेन डेवलप नहीं करेगा अगर म्यू की वैल्यू शून्य है। तो ये दो एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ हमने देखी है। अगर म्यू की वैल्यू निगेटिव है उस मटेरियल्स को हम कहते हैं ऑक्सोटिक मटेरियल्स। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि ऑक्सोटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और ये निगेटिव पोसॉन्स रेशो क्यों दिखाते हैं। मैं लिख लेता हूँ कि ऑक्सोटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो निगेटिव पोसॉन्स रेशो दिखाते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा और जानिएगा कि इसकी वैल्यू निगेटिव क्यों होती है। तो एक आर्टिकल है पोसॉन्स रेशो के बारे में जो कि 2011 में आया था नेचर मटेरियल्स में। पोसॉन्स रेशो है 200, क्योंकि ये जो 2011 साल था वो इस पोसॉन्स रेशो का बाइसेंटेनरी ईयर था, यानी इसको 200 साल कंप्लीट हुए थे। और ये पोसॉन्स रेशो जो दिया था वो सिमोन डेनिस पोसॉन ने दिया था। और ये जो काम पब्लिश हुआ था वो ट्रेटेड दी मैकेनिक में पब्लिश हुआ था। आप अगर ये आर्टिकल देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो बातें बताई है, जो पोसॉन्स रेशो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो माइक्रो स्केल डिफॉर्मेशन है, इसको कनेक्ट करता है। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन देखते हैं और उसको माइक्रो स्केल पे क्या मैकेनिज्म्स चल रहे हैं तो पोसॉन रेशो एक अच्छा आइडिया देता है हमें। तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है एमॉर्फस मटेरियल्स के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में और नॉर्मल मेटालिक मटेरियल्स के बारे में। तो आप इसको पढ़िएगा थोड़ा सा ये पोसॉन्स रेशो के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस क्या है। हमने तो अभी इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में जाना, अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस देखते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेन्स के बारे में। तो मैं ε11 को इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन में 1 मान के चल रहा हूँ। ये एक कांस्टेंट हमने लिखा था जो शेयर मॉडुलस था, मैं उसको इलास्टिक मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस के साथ रिलेट किया था, E/2 × 1 + म्यू। ये मेरे पास है, इसको मैं दूसरा इक्वेशन मान के चल रहा हूँ। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं डेल्टा डिफाइन किया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ε11 + ε22 + ε33 = डेल्टा। और ये रिलेशन हमें मिला था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये σ22 + σ33 की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं σ22 + σ33 निकालूंगा इस रिलेशन से तो मेरे पास ये कुछ आइडेंटिटी आ जाएगी, E/1 - 2 म्यू × डेल्टा माइनस σ11। तो ये अगर मैं E को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ ये 1 - 2 म्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा और σ11 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन में मान के चल रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है σ22 + σ33 इधर रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये आइडेंटिटी ε11। तो मैंने सिर्फ σ22 + σ33 में ये वैल्यू ये टर्म लिख लिए। अभी मैं म्यू से सब इन सारे जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे मेरे पास σ11 है और यहाँ पे σ11 है, तो मैं मेरे पास आ जाएगा -μ × -σ11। तो मेरे पास एक +σ11 × म्यू, और इसको मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 + म्यू × σ11 माइनस E/μ अपॉन 1 - 2 म्यू × डेल्टा। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी ε11 मैं लिख रहा हूँ σ11 के द्वारा। अभी मैं σ11 को लिखूँगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा और σ11 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आएगी। तो आप रीअरेंज करेंगे, टर्म σ11 को निकालेंगे, इस साइड ले आएंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी मिलेगी। अगर आप ये टर्म देखेंगे E/1 + म्यू, तो मैं इसको शेयर मॉडुलस के हिसाब से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ जाएगी E/1 + म्यू को मैं लिख सकता हूँ 2g। तो ये इसको मैं रिप्लेस करूँगा 2g से, और ये जो टर्म है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ लैम्बडा से, और ये लैम्बडा जो है इसको मैं कहता हूँ लैमस कांस्टेंट। ये जो टर्म है E/μ अपॉन 1 + म्यू × 1 - 2 म्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस और पोसॉन्स रेशो, इसके द्वारा मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक
कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैं कहता हूँ लैमेस कांस्टेंट, ये जो लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो अगर मैं सिग्मा 11 को इस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं सिमिलरली सिग्मा 22 और सिग्मा 33 को एप्सिलॉन 22 के द्वारा लिख सकता हूँ, सिमिलर ट्रीटमेंट अगर दूंगा। तो यहाँ पे डेल्टा आप याद रखिएगा कि ये है एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन है, ये जो पहला रिलेशन है, ये मुझे अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस अवेलेबल है तो मैं नॉर्मल स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेंथ मुझे पता है और ये मटेरियल कांस्टेंट्स मुझे पता है, तो मैं नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज हमने की, ये इंटरचेंज करने के लिए, यानी स्ट्रेस को स्ट्रेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो पहले हमने निकाला था जो स्ट्रेन्स को हम स्ट्रेसेस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये मेरे पास हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेसेस के रिलेशन नॉर्मल स्ट्रेंस के द्वारा। और अगर हम देखेंगे शेयर स्ट्रेंस, ये जो शेयर स्ट्रेसेस है इनके रिलेशन शेयर स्ट्रेंस के द्वारा, ये सिंपल रिलेशंस है। ये सिग्मा 12 को मैं लिख सकता हूँ जी इंटू गामा 12। तो आप देखेंगे कि ये मेरा शेयर स्ट्रेन है। इसको मैं अगर इस तरह से भी लिखूंगा, तो अगर आपके पास टेंसोरियल क्वांटिटी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2g एप्सिलॉन 12। बाकी के स्ट्रेन्स भी आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये हो गए मेरे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस। अभी हम देखते हैं कि कुछ सिंपल केसेस और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे इसका क्या असर होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। तो मेरे पास ये रिलेशन है नॉर्मल स्ट्रेंस के नॉर्मल स्ट्रेसेस के द्वारा। ये मेरे पास 3 रिलेशन है, हमने डिराइव किए थे। लेट्स से मेरे पास मेंबर है, इसको मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ सिग्मा 11। तो क्या होगा, इसमें एक नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा एप्सिलॉन 11, और लैटरल स्ट्रेन्स भी डेवलप होंगे एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 33, ये हमने देखा था। अगर हम यूनिएक्सियल टेंशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ये हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। तो वाई एक्सिस पे आएगा मेरा सिग्मा 11 और एप्सिलॉन 11। अगर हम ये इक्वेशंस अगर देखते हैं और ये यूनिएक्सियल टेंशन की बात करेंगे तो मेरे पास सिग्मा 22 इज इक्वल टू सिग्मा 33 इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर हम ये रिलेशंस में रखते हैं ये वैल्यूज़, तो मेरे पास मिलेगा एप्सिलॉन 11 प्लस 1 अपॉन ई सिग्मा 11, और एप्सिलॉन 22 को मिलेगा 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 11, और एप्सिलॉन 33 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 11। आप यहाँ पे सिग्मा 33 और सिग्मा 22 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें ये 3 आइडेंटिटीज़ मिलेगी नॉर्मल स्ट्रेंस की। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट में, अगर ये जो स्लोप है इनिशियल स्लोप है, ये इसकी वैल्यू रहेगी ई, क्योंकि हम स्लोप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगी सिग्मा 11 अपॉन एप्सिलॉन 11। जब हम प्लॉट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेन, तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो इलास्टिक मॉडुलस मिलेगा। अभी कंसिडर करते हैं एक अनदर केस, जब हमने सिग्मा 11 अप्लाई किया है तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन 11, और हमने सिग्मा 22 अप्लाई किया, एक बायएक्सियल स्ट्रेस अप्लाई किया सिग्मा 22 डायरेक्शन में, तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन 22 और एक लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा जो एप्सिलॉन 33 है। तो मेरे पास बायएक्सियल टेंशन एक टेस्ट मैं कर रहा हूँ। जब हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी मैं सिग्मा 11 प्लॉट करूँगा और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूँगा एप्सिलॉन 11 जो कि ट्रू स्ट्रेन है मेरा। अगर हम इसमें मान लेते सिग्मा 11 इज इक्वल टू सिग्मा 22, ये स्पेशल कंडीशन मान लेते, और सिग्मा 33 0 है, तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा 11 और सिग्मा 22 रखते हैं और सिग्मा 33 0 रखते हैं, तो मेरे पास एक रिलेशन मिल जाएगा एप्सिलॉन 11 का और एप्सिलॉन 11 का। अगर सिग्मा 11 इज इक्वल टू सिग्मा 22 है, तो मैं इसको सिग्मा 22 को सिग्मा 11 से रिप्लेस कर सकता हूँ और इसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकता हूँ इस ब्रैकेट के बाहर। तो मेरे पास एप्सिलॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 11 ऐसे मिलेगा। वैसे ही एप्सिलॉन 22 मिलेगा मुझे, तो एप्सिलॉन 22 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 11, और एप्सिलॉन 33 ये इस तरह से मिलेगा माइनस 2 म्यू ई इंटू सिग्मा 11। यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा सिग्मा 33 की वैल्यू 0, एप्सिलॉन 11 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 22, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास ये जो स्लोप है सिग्मा 11 अपॉन एप्सिलॉन 11, अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा तो जो स्लोप आएगा यह आएगा मेरा ई अपॉन 1 माइनस म्यू।
तो हमने देखा था कि यूनिएक्शियल टेंशन में मुझे स्लोप मिलेगा ई, और बायएक्शियल टेंशन में अगर मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग तो मुझे स्लोप मिलेगा ई अपॉन 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यूनिएक्शियल टेंशन और बायएक्शियल टेंशन में स्लोप्स अलग अलग आ रहे हैं। तो ये स्लोप्स अलग अलग आ रहे हैं, ये हम इस इलास्टिक्स जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो हमने इस पार्ट में जाना कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं और इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशंस है वो क्या आते हैं। हमने स्ट्रेन्स को स्ट्रेस के द्वारा लिखा था और स्ट्रेसेस को स्ट्रेन्स के द्वारा भी लिखा था। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट्स को जनरल तरीके से किस तरह से कोरिलेट करेंगे। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।